नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 11 जिलों की 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ में आज लोकतंत्र के पावन उत्सव का दिन है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे अपना वोट जरूर डालें। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव के भागीदार बने। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने वाले राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 40.78 लाख से अधिक मतदाता कुल 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 25 महिला प्रत्याशी जबकि 198 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया, जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगा। वहीं बची हुई 10 सीटों खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, पंडरिया, कवर्धा, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट में वोटिंग सुबह 8 बजे वोटिंग हुई और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। छत्तीसगढ़ में शेष 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा और नतीजों के लिए 3 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। वहीं मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। मिजोरम विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स संदेश में कहा कि मैं मिजोरम के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आह्वान करता हूं। युवा और विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वालों से आग्रह करता हूं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करें। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कहा, मशीन काम नहीं कर रही थी तो मैंने कहा कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करूंगा और उसके बाद मतदान करूंगा। मिजोरम के राज्यपाल राहरी बाबू कंभमपति ने आइजोल में अपना वोट डाला। मिजोरम के आइजोल दक्षिण 1 निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए एक बुजुर्ग महिला पहुंची। मिजोरम में 8,52,000 से अधिक मतदाता कुल 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मिजोरम में इस बार चुनावी मैदान में 174 उम्मीदवारों में से 18 महिलाएं उम्मीदवार हैं, जबकि 156 पुरुष उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, कांग्रेस और जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं भाजपा 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए सभी स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों में चुनावी सभाएं करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को 70 सीटों पर वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के सीधी में भी जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में होने वाली सभी 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। उधर तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में तेजी आ गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि तेलंगाना में एक ही चरण में 30 नवंबर को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियां करेंगे। अमित शाह कुचमन, मकराना और परबतसर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में पहले जनसभा और फिर रथ सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो आज पंतनगर के गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करेंगी। भारत दौरे पर आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयाम और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 नवंबर से शुरू हुई अपनी 8 दिवसीय भारत यात्रा के तहत रविवार को दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गर्मजोशी से उनकी अगवानी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर संदेश में लिखा, भूटान के महामहिम नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। पीएम ने कहा कि अद्वितीय और अनुकरणीय भारत भूटान संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हमारे बीच बहुत गर्मजोशीपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई। भूटान के मैत्रीपूर्ण लोगों के विकास और कल्याण के लिए महामहिम के दृष्टिकोण को गहराई से महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिमी एशिया की कठिन स्थिति और इजराइल हमास संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और नागरिक जीवन की हानि पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति को दोहराया। दोनों नेताओं ने तनाव को रोकने, निरंतर मानवीय सहायता सुनिश्चित करने और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह पर ध्यान केंद्रित करने और प्राथमिकता देने का स्वागत किया। दोनों ही देश क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता में साझा हित को देखते हुए संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित माड़ी गरबे पर शरद पूर्णिमा की रात को गुजरात के राजकोट में 1 लाख लोगों ने गरबा खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया की टीम की मौजूदगी में सिंगर पार्थिव गोहिल ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित गरबे को गाकर 1 लाख लोगों को गरबे की ताल पर झुमाया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल ने 1 लाख लोगों की मौजूदगी में वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट स्वीकृत किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आरकेपुरम में AQI 466, ITO में 402, पटपटगंज में 471 और न्यू मोतीबाग में 488 दर्ज किया गया। BS3 पेट्रोल वाहनों और BS4 डीजल वाहनों पर लगाया गया प्रतिबंध ग्रेड 4 में जारी है। गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश को रोक दिया है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 31 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली में हवा की खराब गुणवत्ता पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को निर्देश दिया था कि वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू किया गया है। साथ ही एहतियात के तौर पर 10 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का भी आदेश जारी किया गया है। मुंबई की MHB पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान दीपक अक्षय बरनाथ सिंह और अजगर अली अमीन हुसैन के रूप में हुई है। तस्करों के कब्जे से 8 लाख रुपए मूल्य की 505 ग्राम चरस ड्रग्स जब्त की गई है। NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। दिवाली में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। तमिलनाडु में इसके लिए तैयारियां जोरों पर दिख रही है। लोग मिठाई और पटाखों की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में सड़कों पर नजर आ रहे हैं। खासकर पटाखों की लोकप्रियता देखते हुए चेन्नई आइलैंड ग्राउंड में कई दुकानें लगाई गई हैं, जहां लोग काफी उत्साह से पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं। इधर दिवाली के अवसर पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए गाय के गोबर से बने बायोडिग्रेडेबल दिए बना रही हैं।
उधमपुर जिले की महिलाओं के अनुसार ये दिए गाय के गोबर से बनाए गए हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी हैं। सशस्त्र सीमा बल और सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल के बीच 7वीं भारत नेपाल समन्वय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में नेपाल एपीएफ के आईजी राजू आर्यल के नेतृत्व में 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने एसएसबी मुख्यालय में बैठक में हिस्सा लिया। यूएपीए के तहत केंद्र सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। पीएफआई ने यूएपीए ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिबंध बरकरार रखने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के जरिए लोगों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई है। यह मोदी सरकार का क्रांतिकारी फैसला है। उन्होंने कहा कि लोगों को खाद्य आपूर्ति उचित मूल्य पर मिलती रहे, इसके लिए सरकार ने सस्ती दरों पर खाद्य आपूर्ति कराई है। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर भारत आटा वैन की 100 गाड़ियों को रवाना किया। गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने भारत आटा की प्रति किलोग्राम कीमत 27 रुपये 50 पैसे पर लोगों को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कर्तव्य पथ से भारत आटा की बिक्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत आटा वैन को पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर पीयूष गोयल ने 100 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि सरकार कम कीमत पर लोगों को आटा मुहैया करा रही है। भारत आटा की बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम सेंट्रल पूल से 2.5 लाख टन गेहूं अलॉट कर रहा है। इसे पिसवाकर 10 किलो और 30 किलो की पैकिंग में नेफेड, मदर डेयरी, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इस तरह की बाकी सहकारी समितियों के माध्यम से बेचा जाएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण के दौरान भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेशकों ने 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया के दौरान विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नवरात्र में वाहनों की बिक्री ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दौरान वाहनों की बिक्री में 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड ने 2 रुपये अंकित मूल्य पर शेयरों के योग्य संस्थागत प्लेसमेंट यानी QIP के माध्यम से 8,800 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी है। जेपी समूह की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स ने बताया कि उसने मूलधन और ब्याज सहित करीब 4,258 करोड़ रुपए के ऋण पर चूक की है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इजराइल ने लेबनान में शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह से संबंधित ठिकानों पर हमला किया है। ये हिजबुल्लाह द्वारा उत्तरी इजरायली शहरों पर दागे गए रॉकेटों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई थी। रूस द्वारा यूक्रेन के ओडेसा शहर पर किए गए हमले में 5 लोग घायल हो गए। राष्ट्रीय कला संग्रहालय की इमारत भी इस हमले में क्षतिग्रस्त हो गई। हमले में इमारत को काफी नुकसान हुआ। संग्रहालय में रूसी और यूक्रेनी कलाकारों की पेंटिंग भी शामिल थी। रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के हवाई अड्डे पर हमला किया। उधर यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने कई मोर्चों पर रूसी हमलों को विफल करने का दावा किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में चिली भी शामिल हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
अब चिली इस गठबंधन का 55वां सदस्य बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने गाजा पर हमले में अस्थायी विराम और बंधकों की रिहाई की चर्चा की। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के चेहरों को यरूशलेम की दीवारों पर प्रदर्शित किया गया। इजरायल का कहना है कि हमास के बंदूकधारियों ने हमले में 1400 लोगों को मार डाला और 240 से अधिक बंधकों को गाजा ले गए। संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत ने गाजा में संघर्ष विराम की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में इजरायल के हमलों से मरने वालों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। पिछले 31 दिनों से इजरायल हमास से संघर्ष शुरू है। इस दौरान सोमवार को यरूशलेम के पुराने शहर में 2 इजरायली पुलिस अधिकारियों पर चाकू से हमला किया गया। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उत्तरी गाजा के नागरिकों को दक्षिण की ओर जाने के लिए एक मानवीय गलियारा बना हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो के जरिए गाजा के लोगों से फिलिस्तीन के संघर्ष प्रभावित उत्तरी हिस्से को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। हमास के आतंकवादियों द्वारा किए गए गोलीबारी का एक भयानक वीडियो सामने आया है। इसमें हमास के आतंकवादी कार पर गोलियां बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोलीबारी में एक महिला की मौत होने की जानकारी सामने आई है। लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद सोमवार को उत्तरी इजरायल की सड़कों पर सेना की गश्त बढ़ा दी गई है। इजरायल पर हमास के हमले के बाद लेबनान के आतंकवादियों की ओर से सीमा पार से गोलीबारी जारी है। इजरायली सेना द्वारा हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमास के ठिकानों पर कार्रवाई का एक वीडियो इजरायली सेना ने सोमवार को जारी किया। इजरायली रक्षा बलों की जानकारी के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी में हमास के 450 ठिकानों पर हमला किया। हमास द्वारा 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए थाईलैंड के नागरिकों के जीवित होने के संकेत मिल रहे हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन ने ये जानकारी दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान से मुलाकात की। तुर्की के अंकारा में हुए इस मुलाकात के दौरान गाजा में चल रहे संघर्ष पर दोनों नेताओं ने चर्चा की। मैक्सिको में आए तूफान ओटिस के बाद अकापुल्को शहर के पुनर्निर्माण के लिए आपातकालीन सहायता की मांग के लिए प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुनर्निर्माण के कार्य में तेजी लाने की मांग की। सोमालिया में भयावह बाढ़ के कारण कम से कम 14 लोगों की मौत होने और घरों, सड़कों तथा पुलों के तबाह हो जाने के बाद सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अंक तालिका में तीसरे पायदान पर काबिज ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 5 मैचों में जीत हासिल हुई है। वहीं अफगानिस्तान के टूर्नामेंट की अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है। क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही श्रीलंकाई टीम सेमीफाइनल की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सुधार को लेकर बनाई गई नीतियों का ही असर है कि आज देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि 2027 तक भारत की जीडीपी 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी और इस तरह भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024 में विकास दर 6.4% और 2025 में 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। मॉर्गन स्टैनली ने उम्मीद जताई है कि देश की अर्थव्यवस्था 2024 से 2028 तक औसतन 6.6% की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक विकास में भारत का महत्व बढ़ा है। 2022 में जहां वैश्विक विकास में भारत का योगदान बढ़कर 15% हो गया है, वहीं 2023 से 2028 के दौरान इसके 17% रहने की उम्मीद है और इससे पहले 2021 में भारत का योगदान महज 10% था। वहीं दूसरी ओर फिच रेटिंग ने 2019 से 2027 के बीच भारत की औसत विकास दर के अनुमान को 0.7% बढ़ाकर 6.2% कर दिया है। रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी, कार्यबल की संख्या और उत्पादकता में बढ़ोतरी के अनुमान के चलते फिच ने यह फैसला लिया है। फिच रिपोर्ट के मुताबिक चीन में औसत विकास दर 4.6% और रूस में केवल 0.8% रहने का अनुमान है।
इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 269 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश ने 7 विकेट खोकर 282 रन बनाकर 3 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश के लिए नजमुल हसन शांतो ने 90 रन की पारी खेली। कप्तान शाकिब ने 82 रन बनाए। श्रीलंका के लिए दिलशान मधुशंका ने 3 विकेट झटके। महेश तीक्ष्णा और एंजेलो मैथ्यूज ने 2-2 विकेट लिए। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच में एक विवाद भी देखने को मिला। इस मैच में श्रीलंकाई प्लेयर एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट कर दिया गया। ऐसा क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ है। मैथ्यूज जब क्रीज पर आए तब सही हेलमेट नहीं लगाने के कारण उन्होंने दूसरा हेलमेट लाने के लिए पवेलियन की ओर इशारा किया, मगर इसी बीच शाकिब द्वारा की गई अपील अंपायर ने आपस में बात करके मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया। वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर सुनील नरेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने आखिरी बार वेस्टइंडीज के लिए अगस्त 2019 में T20 इंटरनेशनल मैच खेला था। श्रीलंका के खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने विश्व कप में भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद सोमवार को राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया। 1996 विश्व कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा को नए अंतरिम बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है। मोहाली में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पंजाब ने बड़ौदा को 20 रन से हराने में सफलता हासिल की। ये पहली बार है जब पंजाब ने इस ट्रॉफी को अपने नाम करने में सफलता हासिल की है। पंजाब के लिए अनमोल प्रीत सिंह ने 113 और निहाल बढ़ेरा ने नाबाद 61 रन की शानदार पारी खेली। अनमोल प्रीत सिंह मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। भारतीय महिला हॉकी टीम को 13 से 19 जनवरी तक रांची में होने वाले FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम को ओलंपिक क्वालिफायर में दुनिया की 5वें नंबर की टीम जर्मनी के साथ रखा गया है, जिससे उसे कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। टॉटनहैम हॉटस्पर का प्रीमियर लीग में चल रहा लगातार जीत का सिलसिला थम गया है। टॉटनहैम हॉटस्पर को चेल्सी के हाथों 4-1 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। सोमवार देर रात खेले गए मुकाबले में पहला गोल टॉटनहैम की तरफ से हुआ। इसके बाद चेल्सी के लिए पहला गोल 35वें मिनट में पाल्मर ने किया। फिर चेल्सी के लिए निकोलस जैक्सन ने 3 गोल दागकर टीम को 4-1 से जीत दिला दी। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित समारोह में शुमार भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के लिए मंच सज चुका है। 20 नवंबर से होगा इफ्फी के 54वें संस्करण का आगाज। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सिनेमाई उत्कृष्टता का प्रतीक यह महोत्सव देश और दुनिया भर से बेहतरीन प्रतिभाओं को एक मंच पर साथ लाता है। प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। भारत को कंटेंट हब बनाने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। फिल्म उद्योग और मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने पायरेसी के खिलाफ कड़े कदम उठाए। OTT प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस बार सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज को भी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म 12वीं फेल बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छी कमाई कर रही है। 1 करोड़ से ओपनिंग करने वाली इस मूवी की कमाई हर दिन के साथ बढ़ रही है। साउथ सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म थग लाइफ का टीजर रिलीज हो चुका है। कमल हासन अपनी फिल्म थग लाइफ के लिए डायरेक्टर मणि रत्नम के साथ काम कर रहे हैं। दोनों 35 साल बाद एक बार फिर साथ आए हैं। फिल्म टाइगर 3 का नया गाना रुआ रिलीज हुआ। गाना अरिजीत सिंह की आवाज में जारी कर दिया गया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।